गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, अब आप लोग के पास 6 दिन बचे हुए हैं जिनका 7 तारीख का एग्ज़ाम है। तो आप लोग अच्छे से जो विषय में कमी रह गई है उस पर ज़्यादा फोकस अब कीजिए। जो कमज़ोर आपको लगता है कि ये विषय में हमें कमज़ोरी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग के पास अब लग रहा होगा कि बहुत कम समय बचे हुए हैं और लगता होगा कि अभी हमें कुछ और पढ़ना है, बहुत कम पढ़े हैं। तो वही विद्यार्थी को ऐसा लगता है जिसको तैयारी रहता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो विषय में आप लोग की कमी है उसको आप लोग अब पूरा कीजिए। तो हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से तैयारी में लगे रहना है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सिलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे है इससे आप लोग के 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के ज़रूर बढ़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो को एक बार शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए कि इसकी स्थापना एक कौन कौन किए थे। तो भगत सिंह थे, छब्बी लाल दास थे और यशपाल थे। ठीक है, यह तीनों मिल करके नौजवान सभा की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि देश के नवयुवकों को देश भक्ति की भावना को जागृत करना था। ठीक है, और यह जो था सभा, नौजवान भारत सभा, यह जाकर के 1928 में जाकर के यह मिल गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। ठीक है, कौन में मिल गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। ठीक है, HSRA में जाकर के मिल गया था। चलिए और इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। देखिए यह सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। किसका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। और यह जो है यह स्थापना नहीं किए थे। ठीक है, यह स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज, तो यह किया गया था 1941 में। 1941 में किसके द्वारा किया गया था। तो कैप्टन था मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। बाद में 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा हुई थी। फिर 1942 में भारतीय बंदियों को इंडियन लीजन कहा गया था। ठीक है, 1942 में भारतीय कैदियों को इंडियन लीजन कहा गया। ठीक है, और 21 अक्टूबर 1943 को यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ में, सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में चुना गया और उन्हें स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन किया था। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे हरदयाल सिंह हैं, यह 1913 में, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। चित्तरंजन दास के बारे में समझ लीजिए कि यह 1923 में, कब, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था एक 1922 में, याद रखिएगा 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसी समय वहाँ से त्याग पत्र दे दिए थे कौन। तो यह CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा त्याग पत्र दे करके वहाँ से आए। और मार्च 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। देखिए कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा काइटिन होता है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, काइटिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है यह पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा रहता है और इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहता है। यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कोशिका जो भित्ति है यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक पूछा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है यह आपको जंतुओं में और पादप दोनों में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली। तो इसको भी याद रख लेना है। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका यहाँ सी आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम सदस्य संख्या यहाँ पे 60 दिया गया है, यह गलत है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। ठीक है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है, सही आंसर 40 इसका रहना चाहिए था। आगे यहाँ देखिए, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल, यह सही है। विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या जो होता है वह विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है। यह याद रखना है, कितना होता है, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग होता है। यहाँ आगे लिखा है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा यहाँ निर्वाचित होता है, यह भी इस बात सही लिखा गया है। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि इसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष। और अगर इसकी कार्यकाल पूछा जाए तो कितना, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्षों पर यहाँ पे सदस्य जो है 1/3 सदस्य यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर। और इसमें समझ लीजिए इसकी कोरम कितनी होती है, तो 1/10 होती है, जिसको हम लोग गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, गणपूर्ति कहते हैं। और इसके बारे में समझ लीजिए कि अगर बिहार में पूछा जाए कि बिहार में विधान परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है, तो बिहार में 75 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 75 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कितने राज्यों में भी विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसको याद रखना है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से राज्य हैं, 6 जो राज्य हैं, 6 राज्य, वह कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो देखिए पहले हो जाएंगे आपको अपना बिहार से चलते हैं, बिहार हो जाएगा, फिर उसके बाद यूपी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको एपी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र को हम लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। यह सभी में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए बिहार में हो जाएगा 75 सीट है। यूपी में कितना हो जाएगा, तो यूपी में हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 100 यूपी में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको 78 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 78 है। और यहाँ आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपको 58 है। ठीक है, 58 हो जाएगा। तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना में 40 है। और कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक में कितना हो जाएगा, कर्नाटक में भी 75 है। ठीक है, कर्नाटक में 75 है। ये सभी को आप लोग को याद रखिएगा, यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। यह जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यह आपको अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे 6 अप्रैल जो दिया गया है, इसमें हो जाएगा कि विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 जो दिसंबर दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। और एक पूछे जाते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल को। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रख लेना है। 22 मार्च को यहाँ होता है क्या, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जल दिवस, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी। ठीक है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है, यह 22 मार्च को ही। और यहाँ पे जो आपको 22 अप्रैल है, यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 याद रखिएगा, 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे आपसे कि 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को अगर पूछे आपसे कि 13
फरवरी, ठीक है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को हो जाएगा आपको राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपसे पूछे कि 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिए, आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है, कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 और 30 में यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा का वर्णन किया गया है, ठीक है। यह मौलिक अधिकार के तहत आते हैं, मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। और मौलिक अधिकार जो हो जाएगा कितने अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा आपको 12 से लेकर के 35 यहाँ पे 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और कितने भाग में? तो मौलिक कर्तव्य एवं मूल्य कर्तव्य जो होता है इसी को, तो देखिए यह भाग हो जाएगा आपको, भाग हो जाएगा कितना? भाग हो जाएगा 3, ठीक है। भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह लिया गया है यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था यह थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा, ठीक है, कर्नल रीड के द्वारा यह लागू किया गया था। और 1820 में यह जो है मद्रास क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है, मद्रास में लागू किया। यहाँ पर ये में दिया गया है आपको यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है, बंदोबस्त था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त था। और यह जो है कब लागू किया गया था? तो यह आपको लागू किया गया था 1793 में, ठीक है, 1793 में यह लागू किया गया था पद्धति, जिसके तहत जमींदारों को अब भू स्वराज का लगभग 90% जो है, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो हुआ था यह आपको कि 3 दिसंबर 1984, ठीक है, 3 दिसंबर को 1984 में यह जो है दुर्घटना हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है गैस का रिसाव हुआ था, याद रख लेना है इस बात को। लेते हैं कि काला अशोक कौन से वंश के शासक थे? देखिए काला अशोक जो थे किस वंश के हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा शिशुनाग वंश के, यह वंश के शासक था, ठीक है। किस वंश के शासक था? तो काला अशोक जो था यह शिशुनाग वंश का शासक हो जाएगा। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 में किया था, ठीक है, 412 ईस्वी पूर्व में किया था। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर लिया था, ठीक है, वैशाली कर लिया था। पाटलिपुत्र पहले राजधानी था, वहाँ से हटा करके इन्होंने ही ये आपको वैशाली यहाँ किया था। एक क्वेश्चन अगर पूछे कि पाटलिपुत्र से हटा करके किस वंश ने हटाया था और कहाँ राजधानी ले गया था, तो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लेकर चला गया था। काला अशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर चलाया था, ठीक है। जब यह शुंग वंश की स्थापना हुआ तो वैशाली लेके गया था और फिर वैशाली से काला अशोक ने पटना लान लिया था, ठीक है, पटना लान लिया था राजधानी को। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम अगर राजा पूछे आपसे तो याद रखिएगा नंदीवर्धन था, ठीक है, नंदीवर्धन हो जाएगा, वर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो। मौर्य वंश के अगर संस्थापक पूछे तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म अगर पूछ ले आपसे तो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए यह बैठा था 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था, 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। धनानंद को हरा करके इन्हें बैठा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना हुआ था तो किसको हरा करके? तो धनानंद के, ठीक है, धनानंद को,
नंद को हरा करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था तो किस शासक को हरा कर किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछे आपसे तो श्रीगुप्त है। ठीक है, कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त इसका संस्थापक हो जाएंगे। और इसका जो शासनकाल था कब से कब तक था, तो 240 से लेकर के 280 तक यह शासनकाल चला था। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगर पूछे आपसे कि महाराजाधिराज की ये गद्दी मतलब सम्राट कौन था, तो इसको बताना होगा आपको कि प्रथम थे। ठीक है, प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। और इसी के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था 319 से 320 में लगभग। ठीक है, 319 से 320 में गुप्त संवत का स्थापना किया गया था, चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, जो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको भी याद रख लेना है। काला अशोक के समय में एक बौद्ध संगीति हुआ था, उसको याद रखिएगा। काला अशोक के समय एक बौद्ध संगीति हुआ था, तो वह कई नंबर का बौद्ध संगीति था, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नंबर का था। ठीक है, दूसरा नंबर का बौद्ध संगीति। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। जब आंध्र प्रदेश के गठन हुए तो उस समय कौन सी भाषा को यहाँ पे जोड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तेलुगु भाषा को। ठीक है, तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पावापुरी बिहार के किस ज़िले में है। पावापुरी जो हो जाएगा बिहार के किस ज़िला में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा नालंदा ज़िला में है। ठीक है, इसका राइट आंसर नालंदा ज़िला में हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर मगध सम्राट की राजधानी रही है। पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, यह मगध का राजधानी था। याद रखना है कि अगर मगध की राजधानी पूछ दे तो कहाँ, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगर पूछे इसमें से आप लोगों के शेर शाह ने इस नगर का नाम पाटलिपुत्र से पटना रखा था। अगर पूछे कि पाटलिपुत्र से पटना कौन नाम रखा था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री अगर आपसे पूछे तो यहाँ राइट आंसर बी का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन नाम है। ठीक है, ऑप्शन आपको ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था WHO का। इसके मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा हो जाएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, इसकी मुख्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिएगा एक और बात कि अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में किया गया है। बजट शब्द का यहाँ पे कोई अनुच्छेद संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, बजट का कहीं पे चर्चा नहीं किया गया है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार का बजट का उल्लेख 202 में किया गया है। और यह जो 112 हो जाएगा, यह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना है। भारतीय बजट की जनक किसे माना जाता है, जेम्स विलियम्स को माना जाता है। ठीक है, किसको, तो जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है भारतीय बजट का
जनक है। और इन्होंने 1860 में, ठीक है, 1860 में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया था यहाँ पे जेम्स विल्सन ने। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, यह देखिए इसका राइट आंसर मुंबई में हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर मुंबई में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में, तो यह 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। और किसके समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो यह हुआ था यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है, यंग हिल्टन या कहिए हिल्टन यंग समिति, ठीक है, समिति के सिफारिश पर हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, धनानंद जो है किस काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह रीति मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, रीति मुक्त कवि इसको माना जाता है, रीति मुक्त कवि की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। जिसमें केवल एक विक्रेता होता है इसे ऐसी बाजार की स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहा जाता है एकाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 23 नंबर में है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो देखिए किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किया गया था। यह 4 मठ है कहाँ कहाँ, यह बात समझ लीजिए। यह जो है बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ हो जाएगा, बद्रीनाथ। इसका नाम क्या है, तो ज्योतिर्पीठ नाम है इसका, ठीक है, ज्योतिर्पीठ है। एक और क्या है, एक और हो जाएगा आपका द्वारिका हो जाएगा, ठीक है, द्वारिका में है, तो इसका नाम क्या है, इसका शारदा पीठ नाम है, ठीक है, शारदा पीठ नाम है। यहाँ पे तीसरा में कौन हो जाएगा, पुरी में है, ठीक है, पुरी में है, इसका नाम क्या है, तो इसका गोवर्धन पीठ नाम है, ठीक है, गोवर्धन पीठ नाम है। और एक हो जाएगा आपको मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ, ठीक है, इसका नाम है श्रृंगेरी पीठ इसका नाम है, याद रखिएगा। बद्रीनाथ में ज्योतिर्पीठ है, और द्वारका में शारदा पीठ हो जाएगा, और पुरी में गोवर्धन पीठ हो जाएगा, और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा। यह 4 मठ का शंकराचार्य के द्वारा उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ है 24 में है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सिराजुद्दौला और प्लासी का जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन के बीच, यह जो है कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में धोखा किसने दिया था, इस युद्ध में मीर जाफर, ठीक है, जाफर यही धोखा दे दिया था, और यह सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। इसी के धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला हार गया था, नहीं तो यह हारने वाला शासक नहीं था, ठीक है, बंगाल का जो ये नवाब था यह हारने वाला नहीं था। इससे एक बड़ी घटना इन्होंने किया था, जो कि अंग्रेज़ों के एक कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को इन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है 20 जून 1756 में यह घटना घटी थी। अगर पूछे कि काल कोठरी की घटना किस से संबंधित है, चाहे यह कब हुआ था, तो 20 जून 1756 को हुआ था। इसमें हुआ था यह कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को 18/14 की कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही बचे थे, ठीक, मात्र 23 व्यक्ति ही बचा था। तो यह जो है काल कोठरी घटना इसी के समय घटा था, सिराजुद्दौला के समय में, ठीक है। तो इसके बाद में कौन बना, मीर जाफ़र बन गया बंगाल का नवाब। और मीर जाफ़र को हटा करके फिर किसको बनाया गया, मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है, मीर कासिम को बनाया गया। और मीर कासिम ने
पूछा जाता है क्वेश्चन, मीर कासिम राजधानी कहाँ लाया, तो इन्होंने राजधानी मुंगेर लाया था। ठीक है, मुंगेर किसने राजधानी लाया, तो मुंगेर लाया। फिर इसको हटा करके फिर मीर जाफ़र को ही बना दिया गया था। ठीक है, फिर मीर जाफ़र को ही बना दिया गया था और मीर कासिम को हटा दिया गया था। और मीर कासिम और बंगाल का नवाब और मीर कासिम और ये अवध का नवाब और दिल्ली के मुग़ल बादशाह एक थे, वो तीनों मिल करके बक्सर का युद्ध लड़े थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो यह कब लड़ा गया था, तब 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था यह युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किसने कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहा था नेतृत्व अंग्रेज़ों की तरफ से। और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ ही जीत गया था। ठीक है, अंग्रेज़ ही जीत गया था। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जो दिल्ली का वह मुग़ल शासक था। ठीक है, जो तीनों मिल करके एक मीर कासिम, अवध का नवाब और यह मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय मिल करके युद्ध लड़ रहा था, बक्सर का युद्ध। आपसे पूछा जाता है बक्सर के युद्ध के समय कौन राज्यपाल था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय में था वेंसीटार्ट। ठीक है, वेंसीटार्ट, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, वेंसीटार्ट था बक्सर के युद्ध के समय में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। देखिए, इसमें सार्क का सदस्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, मालदीव जो है सार्क का सदस्य है। मालदीव सार्क का सदस्य इसमें हो जाएगा। इसमें सदस्य देश होते कौन कौन हैं, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। एक भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, फिर आपको बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, फिर मालदीव हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। ठीक है, यह जो है आपको है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान, यह सार्क का सदस्य है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, इसमें डी दिया गया है राइट आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग होती है। और इसी क्षोभ मंडल में जो भी मौसमी घटनाएं घटती है, सभी क्षोभ मंडल में ही घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यह ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है, श्री गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 240 से 280 तक इसकी शासन चली थी। ठीक है, सबसे इसमें से महानतम जो सम्राट था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था और इसको महाराजाधिराज कहा जाता था। ठीक है, महाराजाधिराज कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होने चाहिए, साधन व्यय करो की तत्परता होनी चाहिए। आपको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, उपयोगिता बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय जो साधन हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट है 35 नंबर है कि पेट्रोल किससे मापा जाता है। देखिए पेट्रोल जो है किससे मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, लीटर से नापा जाता है या लीटर से नापा जाता है। किलोग्राम के द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है। नॉटिकल मील के द्वारा समुद्री दूरी मापा जाता है। ठीक है, नॉटिकल मील जो होता है उसे समुद्री दूरी मापा जाता है। समुद्र की गहराई अगर मापा जाता है तो वो फैदम से, ठीक है, फैदम से नापा जाता है समुद्र की गहराई। अगर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह जो है वायुमंडलीय दाब के लिए। अगर ऊंचाई को मापना हो, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व अगर मापना हो तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो देखिए चाय का उत्पादक जो सबसे ज़्यादा होता है यह चीन में यहाँ होता है। ठीक है, चीन में वर्तमान में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है और चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत के स्थान अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तंबाकू भी चीन में सबसे प्रथम स्थान पर है। गन्ना ब्राज़ील में, सोयाबीन अमेरिका में, मसाला भारत में, जूट जो है भारत में, नारियल जो है इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था और यह 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुशीनगर में, याद रखना है। और इनकी जन्म की बात किया जाए तो जन्म हुआ था कब, 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पर, जो कि नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ का बचपन का नाम, यहाँ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके अगर पिता की बात की जाए तो पिता का नाम सुशोधन था। ठीक है, सुशोधन था और माता महादेवी या महामाया था, जो कि कोलीय गणराज की कन्या थी। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी, तो याद रखना है कोलीय वंश। ठीक है, कोलीय वंश से थी। ठीक है, कोलीय वंश हो जाएगा। इसके पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, इसकी जो कि मौसी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोखरन क्या है। ठीक है, पोखरन क्या है, तो पोखरन क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि राजस्थान का एक नगर है। ठीक है, पोखरन जो है राजस्थान का एक नगर है। देखिए भारत में अपना पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण यहीं से किया था। ठीक है, जो कि 18 मई 1974 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु परीक्षण किया था यहीं से। ठीक है, जिससे स्माइलिंग बुधा नाम से जाना जाता है, स्माइलिंग बुधा के नाम से जाना जाता है। पोखरन में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, तो यह हुआ था 11 मई। ठीक है, 11 मई व 13 मई। ठीक है, 11 मई व 13 मई को हुआ था। यह हुआ था 1998 में। ठीक है, 1998 में किया था, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया था, याद रखना है, शक्ति 98 नाम दिया गया था। रावत भाठा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में ही है। नरौरा विद्युत गृह जो है, विद्युत गृह यह यूपी में हो जाएगा। नरौरा जो हो जाएगा यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि गोवा में पहला शासक किसका था। ठीक है, गोवा में पहला शासक किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का, यानी पुर्तगालियों का शासक था। ठीक है, पुर्तगालियों का हो जाएगा। यहाँ पे 1509, ठीक है, 1509 में अल्फासो द अलबुकर भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को जो था शासक यहाँ का, उससे यह गोवा को छीन लिया था। ठीक है, अलबुकर ने। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था, कोचीन में स्थापित किया था और यह 1503 में किया था। कोचीन में स्थापित किया था पहला कोठी को, लेकिन यहाँ गोवा को छीना था किसने, पुर्तगालियों ने ही। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि पूंजी का अवमूल्य होना, यह जो है इसका राइट कथन सही नहीं है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे जो दिया गया है कि जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाता है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेज़ी से बढ़ती है, ये सभी है। बाकी यहाँ पे सी इसका नहीं सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन आपको ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन जो है कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। देखिए GNP माइनस मूल्यह्रास कर लीजिएगा तो NNP निकल जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है किस तिथि से लागू हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो देखिए इसमें राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सदन है, ठीक है। 2 सदन है, एक आपको राज्यसभा हो जाएगा, एक आपको लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा हो जाएगा। यह कितने अनुच्छेद में है और यह कितने अनुच्छेद में हो जाएगा। राज्यसभा जो हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको 80 अनुच्छेद में हो जाएगा और यह हो जाएगा आपको 81 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। राज्यसभा जो है यह अस्थायी निकाय है, ठीक है, अस्थायी है। यह उच्च सदन इसको कहा जाता है और यह जो है लोकसभा निम्न सदन इसको कहा जाता है। इसमें अगर सदस्य की संख्या को नामित किया जाता है तो यह 30 वर्ष उम्र से नीचे नहीं होनी चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका कार्यकाल जो होता है कितना होता है कार्यकाल इसका, तो इसका कार्यकाल होता है आपको 6 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सबसे पहले पाए गए थे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में पाया गया था, पूरा पाषाण काल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो आमतौर पर इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था कैलिको, ठीक है। ऑप्शन आपको बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, कैलिको कहा जाता था। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है। सूर्य से कौन से स्थान पर है, ठीक है, तो बुध। तो यह कौन से स्थान पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि पहले स्थान पर बुध है, ठीक है। यानी कि बुध से सटे हुए सूर्य की दूरियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के नज़दीक कौन सी ग्रह है, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रहों की संख्या बुध हो जाएगा। यहाँ पे क्रम से देख लेते हैं। पहले हो जाएगा बुध हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, फिर मंगल होता है, ठीक है, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा आपको शनि, फिर उसके बाद होता है अरुण, फिर होता है वरुण, ठीक है, वरुण। ये सभी जो है ग्रह क्रम से याद रख लेना है, ग्रह क्रम से। एक पूछा जाता है कि यह पूछा जाता है कि मंगल और पृथ्वी के बीच में मंगल और बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बीच में इसमें क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इस जो ग्रह है बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और यहाँ पे आपको बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो है यह बाह्य ग्रह कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कौन सा क्षेत्र बीच का क्षेत्र क्या है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरते हैं? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। गुराम छ झ पत्री में, ठीक है, गु राम छ झ पत्री, ठीक है, याद रख लेना है। यह चार इधर हो गया, 4 इधर हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है 8 राज्यों से, तो इसको याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक में यह आता है। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं कृषि आता है, कृषि, पशुपालन आता है, वन आ जाता है, खनिज संसाधन आता है, ये सभी जो है मुर्गी पालन, मछली पालन सभी जो आते हैं प्राथमिक। द्वितीय में कौन कौन आते हैं? तो द्वितीय में आ जाएगा आपको, इसमें आता है गेहूं के ब्रेड बनाना, कपास के कपड़ा बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना, ये सभी जो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा आता है, चिकित्सा आता है, परिवहन, संचार, भंडारण, ये सभी जो आ जाएगा आपको तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। इसको प्राथमिक क्षेत्र आप लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीक के बौद्ध कला के नाम से इसमें से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका गंधार कला को कहा जाता है, ठीक है, गंधार कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम यह 1964 में आया था, ठीक है, इसी के तहत किया गया था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को निषेध किया था, ठीक है, 1955 जो है यह अस्पृश्यता एवं छुआछूत को निषेध किया था। आगे देख लेते हैं। आगे है आपको कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त देश संधि जो है यह हुआ था या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है पेलिंडवा संधि कहा जाता है, ठीक है, पेलिंडवा संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए वो वर्मा किससे कहा जाता था? तो यह म्यांमार को वर्मा कहा जाता था, ठीक है, म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत में 1937 में अलग किया और इसी की राजधानी नैपितो है, ठीक है। अगर म्यांमार की राजधानी पूछेगा तो नैपितो है और यह 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में यह भारत से अलग हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश का उद्भव जो है, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो यह 1971 में यह हुआ था, इसको भी याद रख लेना है। भूटान अगर पूछे इसमें, भूटान जो है, भूटान की अगर पूछे कि इसका मुद्रा क्या है तो मुद्रा न्यूगुल्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, गुलट्रम हो जाएगा, ठीक है, नगुल्ट्रम हो जाएगा। और भूटान की राजधानी जानते होंगे आप लोग कि थिम्पू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है। विटामिन का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, ठीक है, फंक ने किया था और यह कब किया था? तो 1911 में फंक ने किया था, ठीक है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा होता है? यह कार्बनिक यौगिक होता है। वसा में घुलनशील, और देखिए विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं और यह एक वसा में घुलनशील होता है और एक जल में, ठीक है। तो वसा में जो घुलनशील होता है, वसा में वह कौन कौन होते हैं? तो वसा में हो जाता है ए, ठीक है, ADEK जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील 2 होते हैं, यह होता है बी
और सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या है, इसको रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, और विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन कहा जाता है, और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को में परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, एक वाष्प जो इंजन है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गुब्बारे में जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हीलियम गैस का। ऑप्शन आपको ये राइट आंसर हो जाएगा, किसका, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है यह CO2 से होता है। ठीक है, CO2 से होता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, और इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह किसका, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नाइक्रोम का बना होता है, जो हीटर का होता है वो बना होता है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं। COOH में कार्यात्मक ग्रुप है, तो इसमें कार्यात्मक जो ग्रुप है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका 64 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है। नेक्स्ट में है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि कार्य का अगर पूछ दे आपसे कार्य का, तो कार्य का क्या होता है, तो कार्य का जूल होता है, याद रखिएगा, कार्य का जूल हो जाता है। बल का क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है। फिर उसके बाद अगर विद्युत आवेश का पूछे, विद्युत आवेश का, तो इसका कूलम्ब होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। अगर आपसे पूछे आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति का पूछे, आवृत्ति का, तो इसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट जो होता है, हर्ट। अगर आपसे पूछे कि दाब का क्या होता है, दाब, तो दाब का क्या होगा, तो पास्कल हो जाएगा, याद रखेंगे, पास्कल हो जाएगा, इसको याद रख लेना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे है कि मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो 4 वेशम पाए जाते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव के हृदय में, 4 बल्ब, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, सलाइवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है, तो यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में यह ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ बताना है आपको, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो इसका C6H12O6 होता है, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्रायः औषधि पादप है। देखिए लुप्त प्रायः हमारे समाप्त हो गया है यह, तो यह जो इस अपगोल हो जाएगा, यह लुप्त प्रायः औषधि पादप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और यह जो होता था, यह इसबगोल एक झाड़ीनुमा पौधा होता था। ठीक है, झाड़ीनुमा पौधा होता था, इसका छिलका कब्ज अतिसार रोग का आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 75 का कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऊष्मा का नियम पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा तत्व है,
इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। हीरा जो है इसका यह जो है तत्व है, ठीक है, हीरा तत्व है। और यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर इसकी अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 2.417 इसका अपवर्तनांक होता है। और अगर अपेक्षिक घनत्व की बात किया जाए तो अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है तथा क्रांतिक कोण अगर इसकी बात किया जाए तो 24.4 डिग्री होता है, ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, यह भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है, विद्युत सेल। टॉर्च में हम लोग देखे होंगे जो सेल लगा रहता है वह रासायनिक सेल ही टॉर्च में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब होगा। तो देखिए दाब क्या होगा, दाब जो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा, ठीक है, दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे में अगर जंग लग रहा है तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एक बात यहाँ समझ लीजिए कि दो चीज़ पूछा जाता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम लोग दोनों समझ लेते हैं कि कभी अगर प्रश्न आए तो यहाँ पर लोग बता दीजिएगा। देखिए CO2 से ठोस बर्फ बनना, अगर CO2 से अगर ठोस बर्फ बन रहा है तो यह आपको यहाँ आपको चलते हैं CO2 से, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यह भौतिक परिवर्तन में नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन हम लोग चल रहे हैं। तो CO2 से अगर सीधा बर्फ में परिवर्तन हो जाए तो यह भौतिक परिवर्तन हो जा रहा है। मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती जो पिघल रहा है तो यह भौतिक परिवर्तन ही है। पानी का वाष्प बन रहा है, अगर पानी का वाष्प बन रहा है तो यह भौतिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का मिश्रण हो रहा है तो यह भौतिक परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं मक्खन का खाटा होना, मक्खन का खाटा होना यह आपको रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, यहाँ देखिए मोमबत्ती का जलना जो हो जाएगा यहाँ पे, यह आपको मोमबत्ती का जल रहा है, ठीक है, जल रहा है तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलना, यह हो जाएगा आपको रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती अगर पिघल रहा है, ठीक है, पिघलना, यहाँ क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। मोमबत्ती जो पिघलेगा वह हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर मोमबत्ती जल के ख़त्म हो गया वह हो जाएगा आपको रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया वह हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जो जल करके वही अवस्था में नहीं आएगा उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जैसे कि भौतिक परिवर्तन में होता है कि वह अवस्था फिर दोबारा आ सकता है, जैसे पानी का वाष्प में बनना, फिर वाष्प क्या होता है, फिर जल बन जाता है। बर्फ़ बनना, पानी को बर्फ़ बन गया, दूसरा बन गया, फिर वह बर्फ़ पानी बन जाता है, यह परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं लौटता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि मानव की पसलियाँ के साथ जुड़े होते हैं। मानव की जो पसलियाँ हैं वह जुड़े होते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्टर्डम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्टर्डम से मानव पसलियाँ जुड़े रहते हैं। और पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, ठीक है, 24 होती हैं पसलियों में हड्डियों की संख्या। इलियम कूल्हे की सबसे बड़ी हड्डी है। जो इलियम जो होता है, इलियम यह जो होता है कूल्हे की सबसे बड़ी हड्डी हो जाता है। मानव कंकाल तंत्र दो भाग में विभक्त है, जानते होंगे, अक्षीय कंकाल और उपागम कंकाल। देखिए मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त हुए और इसको अच्छे से एक बार देख लिए होंगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए यह बहुत ही मेहनत से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है, तो इसको आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा।